गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी विषय के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक विभाजन योग्य लाभ एवं शुद्ध लाभ में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड नेट प्रॉफिट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो इसमें हम सबसे पहले अंतर का आधार लेंगे, फिर इस कॉलम में विभाजन योग्य लाभ डिविजिबल प्रॉफिट्स लिखेंगे और फिर इससे अगले कॉलम में शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट के बारे में लिखेंगे। तो इससे हमें अंतर मालूम होगा। तो विभिन्न अंतर के जो आधार है, तो पहला अंतर का आधार हम लेते हैं सामान्य अर्थ क्या क्या है दोनों का। विभाजन योग्य लाभों से तात्पर्य यह है कि कंपनी के जिन लाभों में से लाभांश बांटा जा सकता है उन्हें विभाजन योग्य लाभ कहते हैं, जबकि शुद्ध लाभ किसी कंपनी के चालू वर्ष के लाभ हानि खाते द्वारा जो लाभ प्रकट किया जाता है वह शुद्ध लाभ है। किसी एक वर्ष विशेष के लाभ हानि खाते द्वारा जो लाभ प्रकट किया जाता है वह शुद्ध लाभ है। तो किसी कंपनी का किसी वर्ष विशेष के लाभ हानि खाते के द्वारा जो लाभ प्रकट किया जाता है वो उसी वर्ष विशेष का शुद्ध लाभ कहलाएगा। दूसरा अंतर का आधार है वर्ष विशेष से संबंध। किस वर्ष से संबंध रखते हैं ये? तो विभाजन योग्य लाभों का संबंध किसी वर्ष विशेष से नहीं होता है, किसी एक वर्ष से नहीं हो सकता है, क्योंकि विभाजन योग्य लाभों में चालू वर्ष के लाभ और पिछले वर्ष के लाभ एवं सरकार से दी गई गारंटी की राशि सभी को सम्मिलित होता है, इसलिए किसी एक वर्ष विशेष से संबंध नहीं होता है, जबकि अनेक वर्षों का अनेक वर्षों के लाभों की एकत्रित राशि भी हो सकती है। जबकि शुद्ध लाभ का संबंध किसी वर्ष विशेष से होता है कि ये शुद्ध लाभ किस वित्तीय वर्ष का है, किस फाइनेंशियल ईयर का है। तीसरा अंतर का आधार आता है धारा 123 का प्रावधान लागू होना गणना में। शुद्ध लाभ विभाजन योग्य लाभों की गणना में धारा 123 का प्रावधान लागू होता है कि नहीं होता है? तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधान किया है कि विभाजन योग्य लाभों से तात्पर्य उन लाभों से है जिनकी गणना धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है एवं जिन्हें लाभांश के रूप में दिया जा सकता है। तो धारा 123 कहती है कि जो विभाजन योग्य लाभ है डिविजिबल प्रॉफिट्स है, यानी कि जो उनको लाभों के रूप में लाभांश के रूप में दिया जा सकता है। वो लाभांश के रूप में कौन कौन से लाभ दिए जा सकते हैं? तो इसमें ये चालू वर्ष के लाभ, पिछले वर्ष के लाभ, सरकार के द्वारा दी गई गारंटी, चालू वर्ष के मूल्यह्रास या कोई हानि है तो उसको अपलिखित करना, पिछले वर्षों की हानियों का बकाया है, मूल्यह्रास की बकाया है तो उसको भी अपलिखित करना, ये सारा नियम धारा 123 के अनुसार विभाजन योग्य लाभों की गणना में लागू होता है। जबकि किसी वर्ष विशेष के शुद्ध लाभ की गणना में धारा 123 के प्रावधान लागू नहीं होते, अर्थात किसी वर्ष विशेष का शुद्ध लाभ लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं होता है। उसमें धारा 123 के अनुसार विभिन्न प्रकार के समायोजन करने के पश्चात ही लाभांश के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। और फिर आता है अंतर का आधार, चौथा अंतर का आधार, लाभों का विस्तृत रूप कौन सा है? कि विभाजन योग्य लाभों में चालू वर्ष के लाभ भी होते हैं, पिछले वर्ष के बचाए गए लाभ भी होते हैं, सरकार द्वारा दी गई गारंटी की राशि भी होती है और उसमें फिर धारा 123 के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रावधान नियम भी पालन करने पड़ते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस इससे कम नहीं बचने चाहिए या लाभांश की घोषणा इस दर से ज्यादा नहीं हो सकती। वो सब कुछ इसमें ध्यान रखना होता है। और पिछले मूल्यह्रास की बकाया है, पिछली हानियों की जो बकाया है वो भी इसमें से वसूल की गई है अथवा नहीं, इस प्रकार विस्तृत रूप के अनुसार विभाजन योग्य लाभ ज्ञात किए जाते हैं। जबकि शुद्ध लाभ में चालू वर्ष का लाभ ही होता है, यानी कि शुद्ध लाभ किसी एक वर्ष के ही शुद्ध लाभ होते हैं, किसी वर्ष विशेष के ही शुद्ध लाभ होते हैं। और फिर है अंतर का आधार
कि लाभों की गणना में मूल्यह्रास को अपलिखित करना, तो विभाजन योग्य लाभों की गणना में धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार हम मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन अवश्य अपलिखित करते हैं, क्योंकि धारा 123 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल्यह्रास की बकाया और इस वर्ष की हानियां हो, पिछले वर्ष की हानियां हो, वो उन सबका समायोजन करने के पश्चात ही विभाजन योग्य लाभ, यानी कि ऐसे लाभ जिनसे लाभांश बांटा जा सकता है, ज्ञात किए जाते हैं। जबकि शुद्ध लाभ को ज्ञात करने में आवश्यक नहीं है कि स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन अवश्य अपलिखित किया जाए। चाहे तो अपलिखित कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। और फिर अंतिम छठा अंतर का आधार है पिछली हानियों एवं मूल्यह्रास की बकाया को अपलिखित करना। तो विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने हेतु पिछली हानियां एवं मूल्यह्रास की बकाया जो भी चली आ रही है, जो पिछले वर्षों का जो मूल्यह्रास अपलिखित नहीं किया है, वो मूल्यह्रास की बकाया को अपलिखित करना अनिवार्य है। तो पिछली हानियां और मूल्यह्रास की बकाया को अपलिखित करना अनिवार्य है, तभी विभाजन योग्य लाभ ज्ञात होगा। जबकि शुद्ध लाभ ज्ञात करने में पिछली हानियां एवं मूल्यह्रास के बकाया को अपलिखित करना अनिवार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा है कि विभाजन योग्य लाभ एवं शुद्ध लाभ में क्या क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड नेट प्रॉफिट्स। इसी के साथ धन्यवाद।